जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इलाके की जिसकी कुल आबादी दुनिया के कई बड़े देशों जैसे ब्राजील या रूस की आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और ये महज कोई देश नहीं है। हाँ, और जहाँ का भूगोल इतना रहस्यमयी है कि मतलब हिमालय से उतरने वाली विशाल नदियां अचानक से पत्थरों के नीचे पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। ये सच में सुनने में किसी जादू जैसा लगता है है ना? और जहाँ आसमान में पहली बार चिट्ठियां बांटी गई थीं, तो आज के इस गहन विश्लेषण में, इस डीप डाइव में, हम सिर्फ आंकड़ों से भरे किसी राज्य के नक्शे की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आज हम इन तमाम जानकारियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के पीछे छिपी असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये देखेंगे कि कैसे एक ही प्रशासनिक ढांचे के भीतर विविधताओं से भरा एक पूरा उपमहाद्वीप सांस लेता है। मैं इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। देखिए, इस भूभाग को समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर चीजों को छोटे छोटे खांचों में बांटना पसंद करता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जमीन की बनावट, राजनीति, प्रशासन और सदियों पुरानी संस्कृति कैसे एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। मतलब ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई कोई राजनीतिक रेखा नहीं है। एकदम सही। यह एक जीता जागता तंत्र है जिसका हर एक हिस्सा, चाहे वो जमीन के नीचे का पानी हो या विधान भवन में बैठे प्रतिनिधि, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो चलिए फिर जमीन से ही शुरू करते। मैंने जो डेटा देखा है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्रफल है इसका। हाँ, जो भारत के कुल भूभाग का लगभग 7.33% है। बाप रे। और इसका फैलाव पूरब से पश्चिम तक 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो इसका उत्तरीय हिस्सा है। आप भाबर और तराई की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल। इसे भाबर और तराई कहा जाता है। मतलब नदियों के इस तरह पत्थरों के नीचे अदृश्य हो जाने के पीछे आखिर क्या विज्ञान काम कर रहा है? तो इसके पीछे का विज्ञान सीधे तौर पर हिमालय की ढलानों से जुड़ा है। जब नदियां पहाड़ों की ऊंचाइयों से बेहद तेज वेग के साथ नीचे मैदानी इलाकों की तरफ उतरती हैं, तो पानी सिर्फ अकेला नहीं आता। अच्छा, तो वो अपने साथ क्या लाता है? वो अपने साथ पहाड़ों को काटकर बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें और कंकड़ बजरी लेकर आता है। और जैसे ही ढलान खत्म होती है और जमीन समतल होने लगती है, नदी की गति अचानक धीमी पड़ जाती होगी। बिल्कुल। गति कम होने की वजह से ये भारी पत्थर पहाड़ों की तलहटी में जमा होने लगते हैं। सालों साल जमा हुए इन पत्थरों की एक चौड़ी पट्टी बन जाती है। समझ रही हूँ। ये इलाका इतना ज्यादा छिद्रपूर्ण होता है कि पानी सतह पर बहने के बजाय इन पत्थरों के बीच की खाली जगहों से नीचे चला जाता है। इसी इलाके को भाबर कहते हैं। तो मतलब ऊपर से देखने पर लगता है कि नदियां सूख गई हैं, लेकिन वो असल में जमीन के नीचे पत्थरों के बीच से बह रही होती हैं। हाँ, एकदम सही कहा आपने। लेकिन जाहिर है वो पानी हमेशा पत्थरों के नीचे तो नहीं रहेगा, उसे कहीं ना कहीं वापस सतह पर आना ही होता है ना? बिल्कुल। भाबर की पट्टी जहां खत्म होती है और बारीक मिट्टी का इलाका शुरू होता है, वहां वो सारा दबा हुआ पानी फिर से धरातल पर फूट पड़ता है। ओह, तो इससे एक दलदल सा बन जाता होगा। हाँ, इस पानी के फैलने से एक बेहद नम और दलदली इलाका बनता है जिसे तराई कहा जाता है। तराई? हाँ, चूंकि पानी बहुत ज्यादा है और जमीन नम है, इसलिए ये पूरा इलाका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से ढक जाता है। और शायद इसीलिए वहां इतने जानवर भी पाए जाते हैं। बिल्कुल। यही नमी और घने जंगल, बाघ, एक सींग वाले गैंडे और बारहसिंगा जैसे जीवों के लिए एकदम आदर्श प्राकृतिक आवास तैयार करते हैं। क्या बात है। और अगर बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये भी एक अलग कहानी कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बारिश का स्तर लगातार गिरता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने पढ़ा था कि तराई में जहां 120 से 180 सेंटीमीटर तक झमाझम बारिश होती है, वहीं मध्य के गंगा यमुना मैदानों में यह आंकड़ा 80 से 100 सेंटीमीटर रह जाता है। और दक्षिण तक जाते जाते तो और भी कम हो जाता है। हाँ, दक्षिण के पठारी क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते महज 50 से 90 सेंटीमीटर बारिश होती है। देखिए, ये बारिश का घटता हुआ ग्राफ ही तय करता है कि किस इलाके में क्या उगेगा और लोग कैसे रहेंगे। मतलब बारिश से पूरी लाइफस्टाइल तय हो रही है। एकदम। उत्तर के ज्यादा पानी वाले तराई इलाके में घने जंगल हैं। मध्य का मैदानी इलाका खेती के लिए देश का सबसे उपजाऊ हिस्सा बन जाता है। और दक्षिण का हिस्सा? और दक्षिण का जो पठारी इलाका है वो बुंदेलखंड या विंध्य की कठोर जमीन है, जहां कांटीली झाड़ियां और सूखा ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन सब का अगर औसत निकालें
तो आज इस पूरे क्षेत्रफल में कुल वन क्षेत्र 6.15% है और वृक्ष क्षेत्र 3.08%। दोनों को मिलाकर करीब 9.23% हिस्से पर हरियाली है, जो कि इस विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए एक अहम आंकड़ा है। बिल्कुल। अब जमीन की इस आंतरिक बनावट से अगर हम थोड़ा बाहर की तरफ आए तो इसकी सीमाएं नक्शे पर किसी चक्रव्यूह से कम नहीं लगती। चक्रव्यूह, बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, है ना? हाँ। मतलब 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है, और नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हाँ, एक पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल सीमा पर पीलीभीत से लेकर महराजगंज तक 7 जिले हैं। दिल्ली की सीमा पर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है। और अगर हम चारों दिशाओं को देखें तो हाँ, चारों दिशाओं के आखिरी बिंदुओं को अगर विजुअलाइज किया जाए तो पूर्व में बलिया है, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर जो केवल हिमाचल प्रदेश को छूता है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा दक्षिण का है। बिल्कुल, नक्शे के सबसे निचले हिस्से को देखने पर आहा, सोनभद्र किसी लटके हुए हुक या लंगर की तरह दिखता है। ये बताया जाता है कि ये जिला एक साथ 4 राज्यों को छूता है। ये सच में भूगोल की एक बेहद दुर्लभ और जटिल स्थिति है। पूरे भारत में सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन चारों राज्यों से लगती हैं। अरे रुकिए, सच में एक ही जिले में खड़े होकर 4 राज्यों को छुआ जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक दिलचस्प तथ्य नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि प्रशासनिक रूप से ये एक बड़ी चुनौती भी होगी। मतलब अगर किसी को झारखंड या छत्तीसगढ़ से इस राज्य में जमीनी रास्ते से प्रवेश करना है तो उसे अनिवार्य रूप से सोनभद्र से ही होकर गुजरना होगा। एकदम सही पकड़ रही हैं आप। यही बात इसे एक बॉटलनेक या रणनीतिक प्रवेश द्वार बनाती है। बाप रे, वहां के प्रशासन का क्या हाल होता होगा? सोचिए जरा, एक ही जिले के प्रशासन को 4 अलग-अलग राज्यों की पुलिस, आबकारी और परिवहन व्यवस्थाओं के साथ समन्वय करना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं है। इसी से वो सवाल पैदा होता है जो मुझे लगता है कि इस पूरे विश्लेषण का मूल है। कौन सा सवाल? यही कि इतनी जटिल सीमाओं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों और 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आखिर एक व्यवस्था के तहत चलती कैसे है? प्रशासन का ढांचा कितना गहरा हो सकता है? तो इसे एक विशाल पिरामिड की तरह समझना होगा, जिसे ऊपर से नीचे तक बहुत बारीकी से बांटा गया है। अच्छा, पिरामिड कैसे? सबसे ऊपर राज्य सरकार है, जिसने कामकाज को आसान बनाने के लिए पूरे इलाके को 18 बड़े मंडलों में बांटा है। 18 मंडल। हर मंडल के नीचे कई जिले होते हैं। कुल मिलाकर 75 जिले हैं। लेकिन देखिए, 20 करोड़ लोगों के लिए 75 जिले भी काफी नहीं है। तो फिर आगे कैसे बंटवारा होता है? इसलिए जिलों को 351 तहसीलों में बांटा गया है, जो मुख्य रूप से जमीन और राजस्व यानी रेवेन्यू का काम देखती हैं। और विकास के कामों के लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए तहसीलों के समानांतर 825 विकास खंड या ब्लॉक बनाए गए हैं। तो ये ब्लॉक लेवल हो गया। और सबसे नीचे? और पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर 97,814 आबाद गांव हैं। 97,000? हाँ, ये संख्या इतनी बड़ी है कि हर गांव तक सरकारी योजना पहुंचाने के लिए इस 5 स्तरीय ढांचे का होना एक मजबूरी भी है और जरूरत भी। और मुझे लगता है जिलों का आकार भी तो एक जैसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, जिलों के आकार में भारी असमानता है। उसी तराई इलाके का लखीमपुर खीरी जिला 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा? जबकि हापुड़ जिला मात्र 660 वर्ग किलोमीटर में सिमटा हुआ है। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में। खैर, इस प्रशासनिक पिरामिड को दिशा देने के लिए जो राजनीतिक ढांचा है वो एक द्विसदनात्मक व्यवस्था है। हाँ, 2 सदन है यहाँ। मैंने दस्तावेजों में देखा कि एक विधान परिषद है जो आज़ादी से पहले ही 1937 में बन गई थी और उसमें आज 100 सीटें हैं। सही है। और दूसरा सदन विधानसभा है जिसमें 403 सीटें हैं। वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड अलग हुआ उससे पहले ये संख्या 425 थी। देखिए, विधानसभा की इन 403 सीटों में प्रतिनिधित्व का जो गणित है वो बहुत कुछ कहता है। वो कैसे? 86 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से 84 अनुसूचित जाति यानी एससी और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए हैं। रुकिए, एक बात मुझे यहाँ बहुत खटक रही है। क्या? राज्य स्तर पर एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ये तो समझ आता है, लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर यानी लोकसभा की बात करते हैं तो राज्य की कुल 80 सीटों में से 17 एससी के लिए आरक्षित है, लेकिन एसटी के लिए 0। हाँ,
ये एक बहुत ही मतलब एक भी नहीं, 20 करोड़ की इतनी विशाल आबादी है। क्या एसटी समुदाय का एक भी ऐसा पॉकेट या इलाका नहीं है जहां से कम एक सांसद चुना जा सके? क्या ये सीटों के परिसीमन की कोई खामी है या इसके पीछे कोई और गणित है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन ये परिसीमन की खामी नहीं है, बल्कि जनसांख्यिकी और चुनावी भूगोल का एक बहुत ही व्यवहारिक गणित है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि राज्य में जो भी एसटी आबादी है वो पूरे भूभाग में समान रूप से नहीं फैली है। किसी खास जगह पे ज्यादा होगी। बिल्कुल, वो कुछ खास जिलों जैसे सोनभद्र या तराई के कुछ इलाकों में बहुत अधिक केंद्रित है। इसलिए विधानसभा का क्षेत्र छोटा होने के कारण वहां से 2 विधायक चुन लिए जाते हैं। ओ, समझी, क्योंकि विधानसभा छोटी होती है। हाँ, लेकिन लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र इतना विशाल होता है कि उसमें कई विधानसभाएं समा जाती हैं। तो वो आबादी बढ़ जाती होगी। एकदम सही। जब उस विशाल क्षेत्र में आबादी का प्रतिशत निकाला जाता है तो एसटी आबादी का अनुपात इतना कम हो जाता है कि वो आरक्षित सीट के मापदंड को पूरा ही नहीं कर पाता। मतलब आबादी है, लेकिन वो इतने छोटे हिस्सों में केंद्रित है कि बड़े राजनीतिक नक्शे पर उसका वजन कम हो जाता है। हाँ, यही वजह है। ये आबादी के केंद्रीकरण का सच में एक अहम पहलू है। और मुझे लगता है इसी का एक और उदाहरण विधानसभा सीटों के बंटवारे में भी दिखता है। आप प्रयागराज का उदाहरण देना चाह रही हैं? हाँ, गंगा यमुना के मैदान में बसे प्रयागराज जिले में अकेले 12 विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि वहां पानी है, खेती है और सघन आबादी है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ श्रावस्ती या महोबा जैसे जिले हैं जहां सिर्फ 2-2 सीटें हैं, क्योंकि पठारी या पिछड़े इलाके होने के कारण वहां आबादी विरल है। ये सीधे तौर पर इस बात का सबूत है कि किसी भी जगह का भूगोल ही उसका राजनीतिक वजन तय करता है। एकदम सच कहा। खैर, अब बात करते हैं इस भारी भरकम आबादी को जिंदा रखने वाली अर्थव्यवस्था की रीढ़ की, यानी खेती और सिंचाई। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंकड़े बताते हैं कि 165 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है, जिसमें से 143.3 लाख हेक्टेयर सिंचित है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, सिंचाई के साधनों का जो प्रतिशत है वो एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। मैं हमेशा मानती थी कि इतनी बड़ी कृषि व्यवस्था मुख्य रूप से बड़ी बड़ी नहरों के भरोसे चलती होगी। अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ तो 75% सिंचाई, अगर सटीक तौर पर कहूँ तो 74.9% सिर्फ नलकूपों से हो रही है, मतलब ट्यूबवेल्स से। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़ी कंपनी में हम सोचते हैं कि सारा काम हेड ऑफिस यानी नहरों से हो रहा है, जबकि असल में सारा काम छोटे छोटे रिमोट वर्कर्स यानी नलकूप कर रहे हैं। क्या बात है। ये तुलना उस जमीनी हकीकत को बहुत स्पष्ट करती है। नहरों का हिस्सा सिर्फ 15.2% है और बाकी उसके बाद कुएं हैं करीब 8.7% और सबसे अंत में तालाब, जो कि महज 0.5% हैं। मतलब सरकार भी नलकूपों पर ही निर्भर है। हाँ, 34,401 राजकीय नलकूप भी संचालित हैं। और देखिए, नलकूपों पर इस भारी निर्भरता का सीधा संबंध उसी भाबर और तराई वाले भूगोल से है जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। हाँ, वो हिमालय का पानी जो जमीन के नीचे गया था भाबर में। एकदम सही। हिमालय का जो पानी जमीन के नीचे से रिस कर आता है वो गंगा यमुना के मैदानों में जमीन के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा और सुलभ भंडार बना देता है। ओह, तो ट्यूबवेल लगाना आसान हो जाता है। हाँ, भूजल स्तर इतना शानदार है कि एक किसान के लिए नलकूप लगाना आसान और सस्ता है। वो नहर के पानी की समय सारणी का इंतजार नहीं करता। जब जरूरत हो बटन दबाया और पानी आ गया। हालांकि ये सुविधा एक बड़ी पारिस्थितिक चिंता भी है कि क्या ये भूजल भंडार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा? ये वाकई गंभीर सवाल है। और खेतों से उपजे इस अनाज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए 3635 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 8222 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का जाल बिछा है। और अगर हम बिजली की बात करें? हाँ, बिजली की खपत के मामले में प्रति व्यक्ति 401 किलोवाट घंटा का आंकड़ा है। लेकिन सड़कें, बिजली और पानी किसी भी समाज का सिर्फ भौतिक ढांचा होते हैं। हाँ, सही कहा। समाज की असली प्रेरक शक्ति उसकी मानव पूंजी होती है, यानी वहां की शिक्षा और स्वास्थ्य। और जब मानव पूंजी की बात आती है ना, तो ऐतिहासिक विरासत और वर्तमान के आंकड़ों के बीच एक बड़ा टकराव दिखाई देता है मुझे। वो कैसे? अगर आंकड़ों को देखें तो कुल साक्षरता दर 67.7% है, लेकिन जब हम इसका विश्लेषण करते हैं
तो एक बड़ी सामाजिक खाई नजर आती है। आप महिला पुरुष साक्षरता के अंतर की बात कर रही हैं? बिल्कुल। पुरुष साक्षरता 77.3% है, जबकि महिला साक्षरता केवल 57.2% है। ये सच में बहुत चिंताजनक है ना? दोनों के बीच लगभग 20% का एक बड़ा और परेशान करने वाला अंतर है। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी चुनौतियां हैं। हाँ, जन्म दर 26 प्रति हजार और मृत्यु दर 7 प्रति हजार है। इस व्यवस्था को संभालने के लिए 22 मेडिकल कॉलेज, 513 एलोपैथिक और 2104 आयुर्वेदिक अस्पताल हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो उस 20% के महिला पुरुष साक्षरता अंतर का है। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में शिक्षा का कोई इतिहास नहीं रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1887 में यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। वह उस समय इतना प्रतिष्ठित था कि उसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इसके अलावा राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जैसे संस्थान हैं। इतिहास की बात हो ही रही है तो 1911 की उस घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसने मुझे सच में रोमांचित कर दिया। आप वायु डाक सेवा की बात कर रही हैं? हाँ, नैनी से प्रयागराज के बीच दुनिया में पहली बार वायु डाक सेवा यानी एयर मेल की शुरुआत हुई। ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी। जरा कल्पना कीजिए, जब जमीन पर पक्की सड़कें तक ठीक से नहीं थी, लोग बैलगाड़ियों पर सफर कर रहे थे, तब आसमान में एक हवाई जहाज चिट्ठियां लेकर उड़ रहा था। ये विजुअलाइज करना ही बहुत अद्भुत है। ये सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे विमानन के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। और सिर्फ तकनीक ही नहीं, राजनीतिक सशक्तिकरण में भी ये क्षेत्र बहुत आगे रहा है। वो कैसे? देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती इसी जमीन से उभर कर आईं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि एक तरफ ऐसा शानदार इतिहास, 1887 की यूनिवर्सिटी, 1911 की हवा में उड़ती चिट्ठियां, पहली महिला मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ वर्तमान में साक्षरता के मामले में महिलाओं का 20% पीछे रह जाना। ये कैसे हो सकता है? ये एक गहरी सामाजिक वास्तविकता को उजागर करता है। मतलब ये सुविधाएं सब तक नहीं पहुंची। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से जो भी बेहतरीन संस्थान यहाँ बने, वे काफी समय तक समाज के एक खास और सीमित वर्ग तक ही अपनी पहुंच बना पाए। समझ रही हूँ। शिक्षा का बड़े पैमाने पर लोकतंत्रीकरण, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं तक उसे पहुंचाने का जो काम था, उसमें सामाजिक और आर्थिक बाधाएं आड़े आई। ये बताता है कि शानदार इतिहास होना एक बात है, लेकिन उसका लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना एक निरंतर और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो भूगोल, प्रशासन, खेती, शिक्षा और ऐतिहासिक विरोधाभासों को समझने के बाद अब बात उस अदृश्य धागे की करते हैं जो इन सबको एक साथ बांध कर रखता है। आप संस्कृति की बात कर रही हैं? हाँ, इसकी सांस्कृतिक पहचान, जिसे अक्सर गंगा जमुनी तहजीब का नाम दिया जाता है, इसका सबसे स्पष्ट और आधिकारिक दस्तावेज राज्य का राजकीय चिन्ह है, जिसे 1938 में अपनाया गया था। और देखिए, ये राजकीय चिन्ह महज कागज पर बनी कोई डिजाइन नहीं है। तो फिर क्या है? यह इस बात का सबूत है कि सदियों से चली आ रही विविधताओं को जब एक प्रतीक में पिरोया जाता है तो वो कैसा दिखता है। मैंने उसे ध्यान से देखा है। एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां बनी हैं और एक तीर धनुष है। बिल्कुल। जो जुड़वा मछलियां हैं वो लखनऊ के रूमी दरवाजे से प्रेरित हैं। यह दरवाजा 1784 से 1786 के बीच नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। तो ये मछलियां मुस्लिम शासकों का प्रतीक है? हाँ, ये मुस्लिम शासकों और अवध की संस्कृति का प्रतीक है। वहीं जो तीर धनुष है वह हिंदू धर्म और भगवान राम का प्रतीक है। और दोनों एक ही घेरे में है? बिल्कुल। एक ही घेरे में दोनों का होना बिना किसी टकराव के इस क्षेत्र की साझा विरासत को स्थापित करता है। इसका मतलब यह है कि इस जमीन ने हमेशा अलग अलग संस्कृतियों को जगह दी है। हाँ, और यह भाषाओं के विकास में भी दिखता है। सही कहा। 1947 में हिंदी को पहली राजभाषा बनाया गया और भाषाई विविधता को जगह देते हुए 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला। और कला को भी नहीं भूल सकते। हाँ, कथक नृत्य को ही लें, जो मंदिरों की कथाओं से शुरू हुआ, लेकिन बाद में उसने शाही दरबारों में अपनी कला को निखारा। और ये विविधता प्राकृतिक प्रतीकों में भी साफ झलकती है, जैसे कि वहाँ के जानवर और पेड़ पौधे। हाँ, तराई के दलदली जंगलों का बारासिंघा वहाँ का राजकीय पशु है।
खेतों और वेटलैंड्स में दिखने वाला सारस राजकीय पक्षी है। और फूल कौन सा है? राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पुष्प पलाश है, जो वसंत में खिलने पर अपने गहरे लाल रंग के कारण जंगल की आग भी कहलाता है। और खेल? राजकीय खेल हॉकी है। तो इन तमाम चर्चाओं को अगर समेटा जाए तो आज हमने क्या देखा? हमने बहुत कुछ कवर किया है आज। हाँ, हमने देखा कि हिमालय की तलहटी से कंकरीले पत्थरों के नीचे छिपने वाली भाभर की रहस्यमयी नदियों से लेकर दक्षिण के पठारों तक का भूगोल कैसा है। बिल्कुल। हमने समझा कि सोनभद्र का एक जिला कैसे 4 राज्यों की सीमाओं को जोड़ता है और प्रशासन के लिए कैसी चुनौती पेश करता है। हमने प्रशासन के पिरामिड को भी समझा। सही बात है। 1887 के ऑक्सफोर्ड कहलाने वाले संस्थानों से लेकर 97,000 से अधिक गांवों के उस विशाल नेटवर्क को समझा, जो बड़ी नहरों से नहीं बल्कि लाखों रिमोट वर्कर नलकूपों की मदद से सिंचित होता है। और वो हवाई उड़ान भी। बिल्कुल। हमने उस आसमान को विजुअलाइज किया जहां 1911 में पहली बार चिट्ठियां उड़ी थीं। इस पूरी यात्रा के बाद मुझे लगता है श्रोताओं के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है। वो क्या है? जब एक अकेली भौगोलिक इकाई के पास एक बड़े देश जितनी विशाल आबादी हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जलवायु के इतने अलग अलग क्षेत्र हों और प्राचीन महाकाव्यों से लेकर आसमान में उड़ने वाली आधुनिक दाग तक का इतिहास हो, तो क्या उसकी असली ताकत महज उसके विशाल आकार और क्षेत्रफल में है, या फिर उसकी सबसे बड़ी शक्ति इन घोर विविधताओं, चाहे वो भूगोल की हो, संस्कृति की हो या 20 करोड़ लोगों की हो, उसे एक ही प्रशासनिक ढांचे में सदियों तक पिरोकर रखने की क्षमता में है? इस पर विचार करें। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा, मतलब एकदम विस्तृत एक्सरे लिया गया है, लेकिन ये एक्सरे किसी इंसान के शरीर का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूरे नक्शे का है। हाँ, और अगर उस नक्शे की गहराई में उतरा जाए ना, तो एक नीले रंग का विशाल और धड़कता हुआ जाल दिखाई देगा। बिल्कुल। पूरे राज्य में फैली हुई लगभग 31 प्रमुख नदियां हैं, जो एकदम शरीर की धमनियों और शिराओं की तरह काम कर रही हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक जीवन, ऊर्जा और मिट्टी को खींच के ले जा रही हैं। सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा मिशन यही है, भूगोल के छात्रों के नजरिए से इस बात को डिकोड करना कि ये जो नदियां, बांध और झीलें हैं, ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि एक पूरा जीवित तंत्र है जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, और उस एक्सरे को देखने पर सबसे पहली बात जो समझ आती है वो ये है कि पानी इंसान द्वारा बनाई गई सीमाओं को नहीं मानता। मतलब जब हम उत्तर प्रदेश के जलतंत्र की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं, यह एक पूरा उप महाद्वीपीय नेटवर्क है। देखिए, इसमें हिमालय के जमे हुए ग्लेशियरों से लेकर तिब्बत के पठारों और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला तक का पानी आकर मिलता है। यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। जब नक्शे पे 31 नदियों को देखा जाता है तो इनमें से कुछ तो विशाल नेशनल हाईवे की तरह दिखती हैं। हाँ, जैसे कि गंगा नदी। बिल्कुल, गंगा जो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और 2525 किलोमीटर का सफर तय करके बंगाल की खाड़ी तक जाती है। या फिर यमुना ले लीजिए, जो यमुनोत्री से निकलकर 1376 किलोमीटर बहती है। हाँ, पर यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ लंबाई का खेल है? मतलब एक नदी जो पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में आती है, वो अपने साथ ऐसा क्या लाती है जो पूरे राज्य के भूगोल को ही बदल कर रख देता है? मुझे लगता है इसका जवाब गुरुत्वाकर्षण और गति में छिपा है ना? एकदम सही। जब गंगा या यमुना जैसी नदियां हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती हैं, तो वे सिर्फ पानी नहीं लाती, वे पहाड़ों को काटती हैं और भारी मात्रा में गाद, जिसे हम सिल्ट कहते हैं, और खनिज लेकर आती हैं। अच्छा, और जब ये पानी मैदानी इलाकों में पहुंचकर धीमा होता है तो वो सारी उपजाऊ मिट्टी उत्तर प्रदेश के मैदानों में बिछ जाती है? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ये इलाका कृषि के लिहाज से इतना ज्यादा समृद्ध है। तो मतलब ये नदियां एक तरह से कुरियर सर्विस का काम कर रही हैं, जो पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लाकर खेतों में बिछा रही हैं। लेकिन नक्शे को थोड़ा और ध्यान से देखने पर कुछ और नदियां भी दिखाई देती हैं, जिनका उद्गम स्थल तो भारत में है ही नहीं। हाँ, जैसे कि घाघरा नदी। हाँ, घाघरा। स्रोत बताते हैं कि ये तिब्बत के मेप्चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। मतलब मेप्चाचुंगो नाम भी थोड़ा अलग है, और ये 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तिब्बत से निकलकर नेपाल होते हुए भारत आती है। बिल्कुल। और इसी तरह गंडक नदी भी है, जो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर नुहबाइन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है और 630 किलोमीटर बहती है।
कोसी नदी भी सुनकोसी से निकलकर तिब्बत, नेपाल और बिहार से होते हुए 729 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो इन ट्रांसनेशनल नदियों की मतलब जो कई देशों से होकर बहती हैं, इनकी खासियत क्या होती है? देखिए, इन नदियों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि ये ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, तो गर्मियों में भी इन्हें पानी मिलता रहता है। अरे रुको, अगर ये नदियां ग्लेशियर से आ रही हैं, तो गोमती या केन जैसी नदियों का क्या? मतलब गोमती तो गोमत ताल से निकलती है, जो कि पीलीभीत में एक मैदानी झील है, और ये 900 किलोमीटर बहती है। हाँ, और केन नदी भी। हाँ, केन नदी मध्य प्रदेश की कैमूर पर्वतमाला से निकलकर 427 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो क्या मैदानी या पहाड़ी इलाकों से निकलने वाली नदियों का व्यवहार ग्लेशियर वाली नदियों से अलग होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर है। मैं बताती हूँ, गोमती, केन या चंबल जैसी नदियां, चंबल जो विंध्य की पहाड़ियों से निकलकर 960 किलोमीटर बहती है, ये मुख्य रूप से बारिश या भूजल पर निर्भर होती हैं। अच्छा, मतलब ये मौसम के हिसाब से चलती हैं। बिल्कुल। ग्लेशियर वाली नदियों में गर्मियों में भी बर्फ पिघलने से पानी आता है, लेकिन पहाड़ या मैदान से निकलने वाली नदियां मौसम के हिसाब से अपना रूप बदलती हैं। मॉनसून के दौरान ये उफान पर होती हैं और गर्मियों में इनका जलस्तर काफी कम हो जाता है। अब यहाँ एक बड़ा विश्लेषणात्मक सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हमारे पास तिब्बत और हिमालय से आने वाला अथाह पानी है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरी ताकत से नीचे आ रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ वो नदियां हैं जो मानसून में अचानक उफान पर आ जाती हैं। अगर इस पूरे पानी को यूं ही छोड़ दिया जाए, तो ये तो पूरे राज्य को डुबो देगा या फिर गर्मियों में सूखा ला देगा। सही कहा। और यहीं पर भूगोल में इंजीनियरिंग और कूटनीति का प्रवेश होता है। इस अथाह ऊर्जा और अस्थिर जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए ही बांध और बैराज बनाए जाते हैं। मतलब डैम्स? हाँ, ये सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं है, ये पूरे जल तंत्र के कंट्रोल वॉल्व की तरह काम करते हैं। लेकिन जब कोई नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे चंबल नदी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं को पार करते हुए उत्तर प्रदेश आती है, तो क्या इस कंट्रोल वॉल को लेकर राज्यों के बीच विवाद नहीं होता? पानी तो आखिर सब कुछ है ना। विवाद की स्थिति बिल्कुल बनती है, और इसीलिए ये बांध केवल इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि ये बहुराज्यीय जल प्रबंधन के बहुत ही जटिल समझौते हैं। मल्टी स्टेट वाटर मैनेजमेंट। हाँ, चंबल नदी का ही उदाहरण ले लीजिए। इस नदी के बहाव को किसी एक जगह पर रोकने के बजाय इस पर एक श्रृंखला में बांध बनाए गए हैं, जैसे राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध। अच्छा, इसका मतलब है कि पानी को एक ही झटके में रोकने के बजाय उसे सीढ़ियों की तरह अलग-अलग स्तरों पर रोका और इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही समझे। इस कैस्केड या श्रृंखला वाले सिस्टम से पानी का दबाव भी कम होता है, हर राज्य को अपने हिस्से की पनबिजली और सिंचाई के लिए पानी भी मिल जाता है और बाढ़ का खतरा भी टल जाता है। ये रणनीति वाकई दिलचस्प है, और नक्शे पर ऐसे और भी कई कंट्रोल वॉल्व्स दिखाई देते हैं। जैसे बेतवा नदी, जो विंध्य से निकलकर 590 किलोमीटर बहती है, उस पर राजघाट बांध, पारीछा बांध और माता टीला बांध बने हैं। हाँ, माता टीला बांध काफी प्रमुख है। और सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलकर 784 किलोमीटर का सफर तय करती है, उसके लिए बाणसागर बांध और इंद्रपुरी बैराज काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी सूची में शारदा नदी पर बना पंचवेश्वर बांध और यमुना पर मौजूद ताजेवाला बैराज और सोब नदी का बांध भी शामिल हैं। यहाँ बैराज और बांध के बीच का तकनीकी फर्क समझना भी जरूरी है शायद। हाँ, देखिए, बांध पानी को एक बड़ी झील के रूप में इकट्ठा करता है, जबकि बैराज पानी के बहाव की दिशा को मोड़ता है, जिसे नहरों की तरफ पानी भेजना हो तब। तो अगर नदियां इस पूरे भौगोलिक शरीर की विशाल धमनियां हैं और बांध उनके फ्लो को कंट्रोल करने वाले वॉल्व हैं, तो शरीर के आंतरिक अंगों का क्या? आंतरिक अंग? मतलब वो संरचनाएं जो एक ही जगह टिककर पूरे स्थानीय इलाके को जीवन देती हैं। मैं झीलों की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। नदियां बहती रहती हैं, लेकिन झीलें एक जगह रुककर स्थानीय पर्यावरण के फेफड़े या गुर्दे की तरह काम करती हैं। बिल्कुल। अगर नदियां होलसेल सप्लायर हैं, तो झीलें हमारे रिटेल आउटलेट हैं। हाँ, ये भूजल स्तर को रिचार्ज करती हैं और उन दूरस्थ इलाकों को जीवन देती हैं जहां से कोई बड़ी नदी सीधे तौर पर नहीं गुजरती। लेकिन एक झील बनती कैसे है?
मान लिया कि कृत्रिम झीलें इंसान ने गड्ढा खोदकर या पानी रोककर बना दी, जैसे कुलपहाड़ का बेला सागर ताल या झांसी के बुंदेलखंड किले के पास स्थित बरुआ सागर ताल। नेशनल हाईवे 19 पर मौजूद राजा का ताल भी एक जलाशय ही है। लेकिन ये प्राकृतिक झीलें कैसे जन्म लेती हैं? प्राकृतिक झीलों के बनने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक होती है। खासकर ऑक्सबो लेक का निर्माण। ऑक्सबो लेक, गोखुर झील। हाँ, गोरखपुर के रामगढ़ ताल को ही ले लीजिए, यह राप्ती नदी के अवशेषों से बनी है। एक मिनट, अवशेषों से मतलब नदी पीछे कुछ छोड़ गई? ये कैसे होता है? इसे ऐसे समझिए, जब कोई नदी मैदानी इलाके में बहती है तो वो सीधी रेखा में नहीं चलती, वो सांप की तरह बल खाते हुए बड़े बड़े घुमाव लेकर बहती है। अच्छा, मिएंडरिंग करते हुए। बिल्कुल। समय के साथ नदी के तेज बहाव के कारण उस घुमाव का बाहरी किनारा कटता रहता है और अंदरूनी किनारे पर मिट्टी जमा होती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब वो घुमाव इतना बड़ा हो जाता है कि नदी उस पूरे लूप को छोड़कर सीधा रास्ता अपना लेती है। अरे वाह! और जो पानी का लूप पीछे छूट जाता है वो घोड़े की नाल के आकार की एक झील बन जाता है। इसी को ऑक्सबो झील कहते हैं। रामगढ़ ताल इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। क्या बात है! मतलब भूगोल खुद को लगातार दोबारा डिजाइन कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। इसी तरह बहराइच के चित्तौरा गांव में एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक झील है, चित्तौरा झील। हाँ। और यहाँ एक बहुत अजीब बात देखने को मिलती है। कौन सी बात? आमतौर पर नदियां झीलों को पानी देती हैं, हाँ, हाँ। लेकिन इस चित्तौरा झील से एक पूरी नदी का जन्म होता है, टेरा नदी। हाँ, ये प्रकृति के स्पंज इफेक्ट को दर्शाता है। देखिए, एक झील सिर्फ एक गड्ढा नहीं होती, ये एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है जो बारिश और भूजल को सोख लेती है। अच्छा। जब यह स्पंज पूरी तरह से भर जाता है तो पानी एक धारा के रूप में रिसने लगता है, जो आगे चलकर एक नदी का रूप ले लेती है। अब यहाँ एक और सवाल है जो मुझे थोड़ा परेशान करता है। जब इन झीलों के प्रबंधन की बात आती है तो हमारे स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश में इनकी देखभाल जल बोर्ड या सिंचाई विभाग नहीं करता। हाँ, ये सच है। इनका प्रबंधन उत्तर प्रदेश वन विभाग के पास है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये जिम्मेदारी वन विभाग को क्यों दी गई? पानी का महकमा पानी के विभाग के पास क्यों नहीं है? क्योंकि झील को सिर्फ पानी का एक टैंक समझना बहुत बड़ी गलती है। एक झील अपने आप में एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब एक इकोसिस्टम। अच्छा, इस नजरिए से मैंने सोचा नहीं था। इसके पानी के अंदर के सूक्ष्म जीव, इसके किनारों पर उगने वाली खास तरह की वनस्पतियां, वहां की मिट्टी और उस पर निर्भर रहने वाले वन्य जीव, ये सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। अगर सिर्फ पानी को देखा जाए और आसपास के जंगल या मिट्टी को नजरअंदाज कर दिया जाए तो झील सूख जाएगी। इसीलिए वन विभाग इसे एक जीवित इकाई मानकर इसका प्रबंधन करता है। इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण कानपुर के बिना झाबर में स्थित मोती झील है। हाँ, मोती झील। ये एक कृत्रिम झील है, लेकिन इसे लंग्स ऑफ कानपुर कहा जाता है। मतलब एक अत्यधिक औद्योगिक शहर में ये झील हवा को साफ करने और तापमान को नियंत्रित करने का काम कर रही है। बिल्कुल। और मथुरा का गोकुल बैराज भी कुछ इसी तरह स्थानीय पर्यावरण और जरूरतों को संतुलित करता है। सही बात है। और वन विभाग के इस प्रबंधन का सबसे बड़ा और जादुई परिणाम तब देखने को मिलता है जब सर्दियां आती हैं। सर्दियों में क्या होता है? जब इन झीलों के आसपास का पारिस्थितिकीय तंत्र सुरक्षित रहता है तो ये सिर्फ इंसानों के ही काम नहीं आता, ये एक ऐसी घटना को जन्म देता है जो स्थानीय भूगोल को सीधे वैश्विक मानचित्र से जोड़ देती है। ओह, आप अप्रवासी पक्षियों की बात कर रही हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। बिल्कुल। ये हिस्सा तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हर साल साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो और सुरखाब जैसे पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके उत्तर प्रदेश की इन झीलों पर आते हैं। सोचकर देखिए, एक साइबेरियन क्रेन रूस के जमे हुए टुंड्रा से उड़ान भरती है। वो हिमालय के खतरनाक और ऊंचे पहाड़ों को पार करती है। बाप रे, इतनी लंबी यात्रा! इस पूरी यात्रा में उसे बेहद ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर बीच में उसे आराम करने और खाना खाने के लिए कोई जगह ना मिले तो वो आसमान से गिर जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, इन पक्षियों के पास कोई सैटेलाइट नेविगेशन या कंपास तो होता नहीं है, तो वे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ या आगरा की किसी खास झील को कैसे ढूंढ लेते हैं? इन पक्षियों के दिमाग में ना एक प्राकृतिक जीपीएस होता है। अच्छा। हाँ, वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड्स को महसूस कर सकते हैं।
इसके अलावा वे उन्हीं नदियों का इस्तेमाल विजुअल लैंडमार्क के तौर पर करते हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। मतलब नदियां उनके लिए रास्ता बताने का काम करती हैं। बिल्कुल, आसमान से ये नदियां उन्हें चमकते हुए हाईवे जैसी दिखती हैं, जो उन्हें सीधे झीलों तक ले जाती हैं। ये एक अविश्वसनीय कनेक्टिविटी है और इसमें सबसे खूबसूरत विडंबना तो ये है कि कुछ पक्षी अभयारण्य इंसान द्वारा बनाए गए हैं। हाँ, जैसे आगरा दिल्ली हाईवे पर स्थित कीठम झील। बिल्कुल, यह एक कृत्रिम झील है जिसे इंसान ने बनाया था, लेकिन प्रकृति ने और इन पक्षियों ने इसे इतना अपनाया कि आज ये एक राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य बन चुका है। और अलीगढ़ के पास स्थित शेखा झील की कहानी भी बिल्कुल ऐसी है। ये भी एक कृत्रिम झील है जो आज प्रवासी पक्षियों का एक बहुत ही लोकप्रिय ठिकाना है। हाँ, जब वन विभाग इन जगहों पर मानवीय दखलंदाजी को कम करता है और वहां की मछलियों और वनस्पतियों को पनपने देता है, तो साइबेरिया का एक पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से उसे अपना विंटर होम बना लेता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो जो एक्सरे हमने शुरुआत में देखा था, अब वो सिर्फ नीली रेखाओं का जाल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह दिखने लगा है। तिब्बत के मापचाचुंगो या गंगोत्री जैसी ग्लेशियर इस मशीन के इंजन हैं। गंगा, यमुना और घाघरा जैसी नदियां इस ऊर्जा को ढोने वाली धमनियां हैं। और जो बहुराज्य बांध हैं, वे इस ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले स्मार्ट वॉल्व हैं, जो बिना किसी राजनीतिक सीमा के संसाधन को संतुलित करते हैं। और अंत में वो स्थानीय झीलें जो इस मशीन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जहां ये सारा पानी ठहरता है और जीवन को जन्म देता है। हाँ, ये पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है। अक्सर भूगोल की किताबों में ग्लेशियर, नदियां, बांध और वन्य जीव अलग-अलग अध्यायों में पढ़ाए जाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन आज की चर्चा ये साफ कर देती है कि प्रकृति के नक्शे पर कोई भी चीज अलग थलग नहीं है। ये सब एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। बिल्कुल, और यही वो विचार है जिसके साथ आज के इस डीप डाइव को विराम दिया जाना चाहिए। जरा इस बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सोचा जाए। अगर किसी कारण से तिब्बत के उस दूरस्थ ग्लेशियर में कुछ बदलाव होता है या विंध्य के पहाड़ों पर बारिश का पैटर्न बदलता है, तो नदियों का बहाव बदलेगा। हाँ। बहाव बदलेगा तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बांधों का गणित गड़बड़ा जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और जब वो गणित गड़बड़ाएगा तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की किसी झील का पानी सूख जाए। और अगर वो झील सूखी? हाँ, और अगर वो झील सूखी तो हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया से उड़कर आने वाले उस एक अकेले पक्षी को शायद उतरने के लिए कोई जगह न मिले। नक्शे पर खींची गई हर एक नीली रेखा, हर एक कंक्रीट का बांध और हर एक छोटी सी झील अदृश्य धागों से जुड़ी हुई है। सच में ये सोचने पे मजबूर कर देता है। तो अगली बार जब कोई भी किसी नक्शे को देखे तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उन सूखी रेखाओं के पीछे धड़कते हुए इस पूरे जीवन चक्र को महसूस किया जा सके। हजारों एस्पिरेंट्स, लाखों किताबें और बस एक सपना। पर अक्सर इस भीड़ में हम कॉन्सेप्ट की आत्मा को समझना भूल जाते हैं। बिल्कुल, हम नक्शों को सिर्फ लकीरें समझते हैं और तारीखों को सिर्फ नंबर। और यही वो गलती है जो मंजिल से दूर कर देती है। आज हम उत्तर प्रदेश की विरासत को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसे महसूस करेंगे। एक एक तस्वीर, एक एक फैक्ट दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। ये सिर्फ जीके की क्लास नहीं है, ये तुम्हारे आत्मविश्वास को जगाने की कहानी है। चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। जी सर। चलो पहली स्लाइड पर आते हैं। देखो स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश का एक 3D नक्शा दिख रहा है। हाँ, और इस पर 3 अलग-अलग कीर्ति चमक रहे हैं, एक मंदिर, एक स्तूप और एक मस्जिद। बिल्कुल, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये यूपी की गंगा जमुनी तहजीब और उसकी गहरी जड़ों का प्रतीक है। और नीचे देखो साफ लिखा है 3D मैप, इन्फोग्राफिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। मतलब हर जानकारी सीधे एग्जाम के लिए है। हाँ। स्लाइड का शीर्षक है उत्तर प्रदेश, प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये उस मिट्टी की कहानी है जहां आस्था और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। इसका मकसद है हाई यील्ड जीके देना, मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा जरूरी जानकारी। हम इसे आर्ट एंड कल्चर और टूरिज्म के नजरिए से भी समझेंगे। सो टाइटल देखकर ही लग रहा है कि ये टॉपिक कितना विशाल है। थोड़ा डर भी लग रहा है कि सब याद कैसे होगा। डरना नहीं है। अब अगली स्लाइड पर पूरा ध्यान दो। जी। देखो
कैसे यूपी के नक्शे पर वाराणसी को हाईलाइट किया गया है। हाँ सर, एक नीली लेजर लाइन सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के 3D मॉडल से जुड़ रही है और दाईं ओर घाटों की तस्वीरें हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस शहर की आत्मा को दिखाती हैं। हेडिंग है वाराणसी, काशी, मोक्ष की नगरी। ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं, ये एक एहसास है जहां जीवन और मृत्यु का चक्र पूरा होता है। ये शहर वरुणा और 80 नदियों के बीच बसा है। अच्छा। और ये दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। इसे प्रकाश का नगर या सिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। अच्छा। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ये याद रखना जी। यहाँ कुल 84 घाट हैं, जिनमें दशाश्वमेध घाट जहां गंगा आरती होती है, 80 घाट और मणिकर्णिका जो महाशमशान है, सबसे महत्वपूर्ण है। और भी मंदिर हैं यहाँ? हाँ, संकटमोचन, काल भैरव जिन्हें काशी के कोतवाल कहते हैं, तुलसी मानस मंदिर और भारत माता मंदिर भी यही हैं। और संस्कृति की बात करें तो बनारस घराना संगीत के लिए और बनारसी सिल्क विश्व प्रसिद्ध है। सर, अब समझ आया कि वाराणसी को सिर्फ एक शहर क्यों नहीं माना जाता। एक ही जगह पर इतनी सारी परतें हैं, धर्म, संस्कृति, इतिहास, अब सब कुछ मतलब जुड़ रहा है। बिल्कुल। चलो अब उस जगह चलते हैं जिसका नाम हर भारतीय के दिल में है। अगली स्लाइड। अयोध्या। हाँ, नक्शे पर देखो, एक नारंगी रोशनी सीधे अयोध्या की लोकेशन पर उतर रही है। दिव्यता का संकेत है ये। साथ में राम जन्मभूमि मंदिर की भव्य तस्वीर है। जी सर। हेडिंग है अयोध्या राम जन्मभूमि एवं साकेत धाम। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये मर्यादा और आस्था का केंद्र है। ये पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है और ये प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी थी। राइट। राम जन्मभूमि भगवान राम का जन्मस्थान है, जहां भव्य राम मंदिर निर्माणाधीन है। यहाँ हनुमानगढ़ी भी है, 10वीं शताब्दी का एक किलानुमा मंदिर जिसमें 76 सीढ़ियां हैं। अच्छा। और कनक भवन, जिसे सोने का घर कहते हैं, ये माता सीता का महल माना जाता है। इसे टीकमगढ़ की रानी वृषभानु कुंवरी ने बनवाया था। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन एक और जरूरी पॉइंट है, अयोध्या 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है, जिसमें आदिनाथ भी शामिल हैं। और यहाँ त्रेता के ठाकुर, सीता की रसोई और गुप्ता घाट जैसे स्थल भी हैं। सर, मुझे ये नहीं पता था कि अयोध्या जैन धर्म के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण है। ये एक नया और बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। अब हम उस भूमि की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्रेम और भक्ति हवा में घुली हुई है। अगली स्लाइड देखो। मथुरा वृंदावन। हाँ, यूपी के नक्शे पर मथुरा वृंदावन को हरे रंग की किरणों से दिखाया गया है, जो प्रकृति और दिव्यता का प्रतीक है। दाईं ओर द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीर और एक मोर पंख है जो सीधे श्री कृष्ण से जुड़ता है। हेडिंग है मथुरा एवं वृंदावन ब्रजभूमि। ये वो पवित्र धरती है जहां कान्हा के हर रूप के दर्शन होते हैं। जी। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, यह भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है जो कारागार में स्थित था। फिर है द्वारकाधीश मंदिर। इसे 1814 में सेठ गोकुलदास ने बनवाया था। यहाँ कृष्ण को द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। और वृंदावन में मूर्ति है, प्रेम मंदिर है जो सफेद संगमरमर से बना है और कृपालू जी महाराज द्वारा स्थापित है। और ISKCON का कृष्ण बलराम मंदिर भी यही है। गोवर्धन पर्वत भी यही है ना? हाँ, गोवर्धन, जहाँ 21 से 23 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। ये वही पर्वत है जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। सर, मथुरा और वृंदावन के मंदिरों के निर्माता और उनकी विशेषताओं को जिस तरह से बताया गया है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब बिल्कुल साफ हो गया है। बहुत बढ़िया। अगली स्लाइड हमें नदियों के संगम पर ले जा रही है, जहां आस्था की सबसे बड़ी डुबकी लगाई जाती है। प्रयागराज। हाँ, नक्शे पर देखो, गंगा और यमुना नदियां आकर एक बिंदु पर मिल रही हैं, जहां एक चक्र बना है। ये संगम की ऊर्जा को दर्शाता है। बिल्कुल। साथ में कुंभ मेले की भीड़ और मंदिर की तस्वीरें हैं। हेडिंग है प्रयागराज इलाहाबाद तीर्थराज, यानी सभी तीर्थों का राजा, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जनसमूह कुंभ मेला लगता है, हर 12 साल में महाकुंभ। और अकबर का किला। हाँ, इलाहाबाद का किला, इसे अकबर ने 1575 ईस्वी में बनवाया था। इसके अंदर अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर हैं। संगम के निकट बड़े हनुमान मंदिर है, जहां हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। एक ही किले में इतनी चीजें। और भी हैं। अलोपी देवी, जो एक शक्तिपीठ है जहां पालकी की पूजा होती है,
और भारद्वाज आश्रम, जो एक प्राचीन शिक्षा केंद्र था। सर, अकबर द्वारा बनाए गए किले के अंदर हिंदू मंदिर है, ये तथ्य इतिहास की गहराई को दिखाता है। ये बहुत ही रोचक है। सही कहा। अब हम शांति और ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे। अगली स्लाइड देखो। बौद्ध सर्किट। हाँ, नक्शे पर एक सुनहरा रास्ता 5 जगहों को जोड़ रहा है, जिन पर घंटियों के निशान हैं, और बीच में भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा है। ये एक यात्रा का प्रतीक लग रहा है। बिल्कुल। हेडिंग है बौद्ध सर्किट। ये वो पथ है जिस पर चलकर बुद्ध ने दुनिया को धम्म का संदेश दिया। पहला स्थल सारनाथ, वाराणसी के पास। यहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। यहां धमेक स्तूप और अशोक स्तंभ हैं। जी। फिर कुशीनगर, जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। यहां रामभर स्तूप और लीटी हुई प्रतिमा है। श्रावस्ती, जहां बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए और 24 वर्षवास बिताए। जेतवन विहार यही है। और बाकी 2? संकीसा, फर्रुखाबाद में। मान्यता है कि यहां बुद्ध स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुए थे। और कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में, जो भगवान बुद्ध का गृहनगर था। सर, इन सभी जगहों को एक सर्किट के रूप में याद रखना बहुत आसान है। कौन सी घटना किस जगह से जुड़ी है, अब कभी नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छे। चलो अब भारतीय वास्तुकला के स्वर्ण युग की एक झलक देखते हैं। अगली स्लाइड। ललितपुर। हाँ, नक्शे में यूपी के दक्षिणी सिरे पर ललितपुर को एक चट्टानी बनावट के साथ हाईलाइट किया गया है। साथ में दशावतार मंदिर के प्रवेश द्वार की पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी की तस्वीर है। वाह। हेडिंग है ललितपुर और गुप्तकालीन स्थापत्य। ये वो समय था जब पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं थे, वे कहानियां कहते थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकाल यानी 6ठी सदी का एक बेजोड़ नमूना है। ये प्रारंभिक पंचायतन शैली में बना है। ये किस भगवान को समर्पित है? ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी दीवारों पर गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण और शेष शाही विष्णु की मूर्तियां हैं। और यहाँ जैन मंदिर भी हैं। हाँ, किले के अंदर 8वीं से 17वीं सदी के 31 जैन मंदिरों का समूह है। इसे बेतवा नदी घाटी का नगीना भी कहा जाता है। सर, एक ही जगह पर गुप्तकालीन मंदिर और विशाल जैन मंदिर समूह, ये तो कला और इतिहास का खजाना है। बेतवा का नगीना उपनाम कितना सटीक है। बिल्कुल। अब हम पूर्वांचल की ओर बढ़ते हैं, जहां नाथ संप्रदाय और शक्ति की उपासना का संगम है। अगली स्लाइड। गोरखपुर और देवीपाटन। हाँ, नक्शे के पूर्वी हिस्से में 2 जगहों को सुनहरे गोलों और एक त्रिशूल के प्रतीक से दर्शाया गया है। ये ऊर्जा और शक्ति का केंद्र होने का संकेत है। एकदम सही। हेडिंग है गोरखपुर एवं देवीपाटन। यह पूर्वांचल की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। जी। गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध केंद्र और गुरु गोरखनाथ की तपस्थली है। यहाँ मकर संक्रांति पर विशाल खिचड़ी मेला लगता है और इसकी विशेषता अखंड ज्योति है। और देवीपाटन? देवीपाटन बलरामपुर में है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह वो स्थान है जहां माता सती का वाम स्कंध यानी बाया कंधा गिरा था। और बहराइच में सुहेलदेव मंदिर भी है, राजा सुहेलदेव की स्मृति में। सर, खिचड़ी मेला और अखंड ज्योति, ये विशेषताएं गोरखनाथ मंदिर को और भी खास बनाती हैं। और देवीपाटन का शक्तिपीठ से संबंध ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलो अब देवी के उन स्वरूपों को प्रणाम करते हैं जो पूरे प्रदेश की रक्षा करती हैं। अगली स्लाइड। शक्तिपीठ। हाँ, नक्शे पर अलग अलग जगहों पर त्रिशूल के प्रतीक चमक रहे हैं, जो शक्ति के केंद्रों को दर्शाते हैं। हेडिंग है प्रमुख शक्तिपीठ एवं देवी मंदिर। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये वो स्थान है जहां देवी की शक्ति जागृत रूप में मौजूद है। विंध्याचल मिर्जापुर में ये विंध्य पर्वत पर स्थित एक शक्तिपीठ है। यहाँ त्रिकोण यात्रा होती है, जिसमें मां विंध्यावासिनी, महाकाली और अष्टभुजा देवी के दर्शन होते हैं। त्रिकोण यात्रा। हाँ। फिर है शाकंभरी देवी सहारनपुर में, शिवालिक पर्वतमाला में। और प्रयागराज में कल्याणी देवी या ललिता देवी, जहां सती की उंगलियां गिरी थीं। सर, विंध्याचल की त्रिकोण यात्रा का कॉन्सेप्ट पहली बार सुना। ये परीक्षा के लिए एक यूनिक पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब अगली स्लाइड हमें उस स्थान पर ले जाएगी जिसने त्याग, तपस्या और भातृप्रेम को अपनी आंखों से देखा है। चित्रकूट। हाँ देखो, ये एक सैटेलाइट मैप जैसा है जो चित्रकूट के जंगलों और पहाड़ों को दिखाता है। इस पर भगवान राम की चरण पादुका का सुनहरा प्रतीक है। जी। हेडिंग है चित्रकूट वनवास का साक्षी। यहाँ की हर चट्टान, हर धारा
राम कथा सुनाती है। यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और भगवान राम के 11 वर्ष के वनवास का स्थल है। रामघाट, जहां राम और भरत का ऐतिहासिक मिलाप हुआ था। अच्छा। कामदगिरी पर्वत एक प्रमुख परिक्रमा स्थल है। हनुमान धारा, जहां पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति पर प्राकृतिक जल गिरता है। और सती अनुसुईया आश्रम। सर, विजुअल्स के साथ इन जगहों के बारे में जानकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद वनवास की यात्रा पर हूँ। अब ये कहानी हमेशा याद रहेगी। यही तो चाहिए। चलो अब नवाबी शान और प्राचीन इतिहास के संगम को देखते हैं। अगली स्लाइड। लखनऊ और हस्तिनापुर। हाँ, नक्शे पर लखनऊ में बड़ा इमाम बड़ा और हस्तिनापुर में जैन धर्म का प्रतीक एक सुनहरी रेखा से जुड़े हैं। ये दो अलग अलग युगों और संस्कृतियों के मेल को दर्शाता है। जी। हेडिंग है लखनऊ, अवध एवं हस्तिनापुर जैन तीर्थ। एक कहानी नवाबी दौर की और दूसरी उससे भी कहीं ज्यादा प्राचीन। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा, इसे नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया था। यहाँ प्रसिद्ध भूल भुलैया और बिना बीम की छत है और रूमी दरवाजा भी है जो 60 फीट ऊंचा तुर्की गेट है। और हस्तिनापुर? हस्तिनापुर मेरठ में। जैन धर्म के अनुसार ये 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। जम्बूद्वीप रचना यही है। और महाभारत में हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों की राजधानी भी थी। सर, हस्तिनापुर का महाभारत और जैन धर्म दोनों से इतना गहरा संबंध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। बिल्कुल। अब कुछ ऐसे मंदिरों की बात करते हैं जो अपनी अनूठी वास्तुकला और इतिहास के लिए जाने जाते हैं। अगली स्लाइड। अन्य महत्वपूर्ण मंदिर। हाँ, नक्शे पर कानपुर, सोनभद्र और प्रयागराज जैसे शहरों को नारंगी रंग से हाईलाइट किया गया है। हेडिंग है कानपुर एवं अन्य महत्वपूर्ण मंदिर। ये वो नगीने हैं जो यूपी के कोने कोने में छुपे हैं। जैसे कि कानपुर में जेके मंदिर, जो आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है, और भीतरगांव मंदिर, जो गुप्तकालीन ईंटों से बना एक प्राचीन मंदिर है। अ ब्रिक टेम्पल, गुप्त काल में। हाँ। फिर बिठूर में वाल्मीकि आश्रम है, जो लव कुश का जन्म स्थल है। सोनभद्र में रेणुकेश्वर महादेव और प्रयागराज में किले के अंदर जमीन के नीचे पातालपुरी मंदिर। सर, ब्रिक टेम्पल, गुप्त काल में ईंटों से बना मंदिर, ये तो वास्तुकला का चमत्कार है। ये जरूर याद रखना होगा। बिल्कुल। भीतरगांव मंदिर जैसे यूनिक पॉइंट्स पर एग्जाम में सीधा सवाल बनता है, इसे इग्नोर मत करना। जी सर। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर आते हैं जो सीधे करंट अफेयर्स से जुड़ा है। अगली स्लाइड। नवीन राज्य संरक्षित स्मारक। हाँ, देखो, नक्शे पर कई जगहों को पिन किया गया है और सबसे ऊपर एक बड़ा सा स्टैंप है करंट अफेयर्स। ये एक अलर्ट है। इसका मतलब है कि सरकार ने हाल ही में 18 नई जगहों को ऐतिहासिक महत्व का माना है। कौन कौन सी जगह हैं इसमें? झांसी में शिवालय, प्राचीन कोल्हू, टहरौली का किला, बंजारों का मंदिर, संत कबीर नगर में कोट टीला, प्रयागराज में रानी का तालाब, महोबा में शिव तांडव और भी कई हैं। सर, ये तो सबसे लेटेस्ट जानकारी है। एग्जाम में नए संरक्षित स्मारकों के बारे में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। मैं इसे अभी नोट कर रही हूँ। शाबाश। करंट अफेयर्स को इस तरह स्टैटिक जीके से जोड़कर पढ़ना ही स्मार्ट तैयारी है। जी। चलो, अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसे एक नजर में समेटते हैं। ठीक है सर। स्क्रीन पर यूपी का एक स्टाइलिश नक्शा है जिस पर अलग अलग रंगों की बत्तियां जल रही हैं। इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति का प्रतीक। हेडिंग है एक नजर में उत्तर प्रदेश पर्यटन मानचित्र। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं, यह हमारी आज की यात्रा का सार है। हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, इन 3 शब्दों में पूरा उत्तर प्रदेश समाया है। और नीचे लिखा है सफलता के लिए शुभकामनाएं। सर, अब पूरा उत्तर प्रदेश एक कहानी की तरह लग रहा है। डर खत्म हो गया और एक आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया। और अब एग्जाम से ठीक पहले के लिए तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, आखिरी स्लाइड। क्विक रिवीजन चेकलिस्ट। हाँ, एक डिजिटल चेकलिस्ट जिस पर हरे रंग के टिक लगे हैं। ये सफलता और तैयारी पूरी होने का संकेत है। ये वो अचूक सूची है जो तुम्हें अंतिम समय में भटकने नहीं देगी। इसमें क्या क्या है? अयोध्या सरयू तट पर, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा यमुना तट पर, त्रिवेणी संगम प्रयागराज, काशी विश्वनाथ वाराणसी गंगा तट पर, महापरिनिर्वाण कुशीनगर, नाथ संप्रदाय गोरखपुर और दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में। सर,
ये तो कमाल है। सबसे महत्वपूर्ण जगहों को उनकी नदियों या शहरों के साथ एक ही लिस्ट में दे दिया है। अब रिवीजन में मिनटों लगेंगे। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश का एक सुनहरा मतलब एक गोल्डन नक्शा दिखाया गया है। और मैं देख पा रही हूँ कि इस पर 4 लेबल्स भी मार्क किए गए हैं। एकदम सही। अगर हम कंटेंट को ब्रेक डाउन करें तो पहली जानकारी है कि संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में लखनऊ में हुई थी। 1957 लखनऊ, ठीक है। और मेलों की बात करें तो सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। इनकी संख्या 86 है। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? स्लाइड के मुताबिक सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं और कुल मेले प्रतिवर्ष 2250 से ज्यादा लगते हैं। मेरा एक डाउट है, क्या यूपी में सच में इतने सारे मेले लगते हैं? हाँ, स्लाइड के अनुसार प्रतिवर्ष कुल 2250 से ज्यादा मेले लगते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 86 अकेले मथुरा में है। ये नंबर तो काफी विशाल है। तो याद रखें, सर्वाधिक मथुरा और न्यूनतम पीलीभीत। समझ गई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में क्या विजुअल्स है? इसमें भारत का नक्शा है जिस पर 4 हरे डॉट्स बने हुए हैं और एक खास बॉक्स दिया गया है। ये कुंभ मेले के बारे में है ना? हाँ, कुंभ 4 जगह लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी पर, उज्जैन में शिप्रा नदी पर, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती संगम पर और नासिक में गोदावरी नदी पर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, महाकुंभ कितने सालों बाद आता है? स्लाइड के खास बॉक्स के अनुसार महाकुंभ 144 साल बाद आता है और इसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। और ये जो नीचे यूनेस्को धरोहर वाला पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। स्लाइड में स्पष्ट लिखा है कि इसे 2017 में यूनेस्को धरोहर का दर्जा मिला। ये प्रीलिम्स के लिए सीधा सवाल है। 2017 का यूनेस्को टैग याद रहेगा। तो इस स्लाइड का टेक अवे है 4 नदियां, 4 शहर और 2017 का यूनेस्को टैग। एकदम क्लियर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। बनारस के बारे में है ये। हाँ, इसमें वाराणसी क्षेत्र पर फोकस करते हुए 4 बॉक्स दिखाए गए हैं। कौन कौन से उत्सव हैं इसमें? पहला है गंगा महोत्सव, जो संस्कृति और संगीत से जुड़ा है। दूसरा है ध्रुपद मेला, जो तुलसी घाट पर होता है और शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है। और बाकी 2? तीसरा है देव दीपावली, जो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है और इसमें लाखों दिए जलते हैं। इंटरेस्टिंग। और चौथा है नकटैया मेला। नकटैया मेला, ये नाम थोड़ा अलग है। नकटैया मेले का क्या विषय है? स्लाइड में साफ लिखा है कि ये चेतगंज में होता है और रामायण के शूरपणखा प्रसंग से जुड़ा है। शूरपणखा प्रसंग, तभी इसका नाम नकटैया है। बिल्कुल। तो वाराणसी के इन मेलों में देव दीपावली और नकटैया विशेष हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये तो आगरा की स्लाइड लग रही है। हाँ, इसके बीच में ताजमहल का आइकॉन है और 4 मेले मार्क किए गए हैं। इसमें ताज महोत्सव तो होगा ही। सही कहा। ताज महोत्सव फरवरी में शिल्पग्राम में लगता है। दूसरा है बटेश्वर मेला, जो यमुना तट पर लगने वाला पशु मेला है। और तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरा है सुलह कुल उत्सव और चौथा है कैलाश मेला, जो सावन के तीसरे सोमवार को सिकंदरा में लगता है। मेरा एक डाउट है, सुलह कुल उत्सव की खासियत क्या है? स्लाइड के अनुसार ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अच्छा, ये एक अच्छा हिस्टोरिकल पॉइंट है। तो आगरा मतलब ताज, पशु मेला और सुलह कुल। आगरा डिकोड हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल क्या है? इसमें मथुरा वृंदावन क्षेत्र का मैप है और 5 अलग अलग आयोजन दिखाए गए हैं। ब्रज के लंग, कौन से आयोजन हैं ये? लठमार होली, जन्माष्टमी जो भाद्रपद अष्टमी को होती है, वृंदावन में हरिदास जयंती जहां ध्रुपद गायन होता है, और मथुरा शहर में? मथुरा शहर में मुड़िया या जिसे कंस मेला भी कहते हैं वो लगता है, और विश्राम घाट पर यमुना चुनरी उत्सव। एक डाउट जो हमेशा आता है, लठमार होली कब और कहाँ होती है? स्लाइड में साफ है कि ये बरसाना और नंदगांव में फाल्गुन माह में होती है। बरसाना और नंदगांव फाल्गुन के महीने में। तो ब्रज क्षेत्र में फाल्गुन से भाद्रपद तक हर उत्सव खास है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये अवध क्षेत्र की स्लाइड है। इसमें क्या विजुअल्स हैं? इसमें अवध क्षेत्र पर फोकस है और 2 मुख्य इवेंट्स की जानकारी दी गई है। पहला तो लखनऊ महोत्सव होगा। हाँ, लखनऊ महोत्सव जो अवधी कला से जुड़ा है, और दूसरा है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला किसकी याद में लगता है? स्लाइड के अनुसार ये वारिस अली शाह से जुड़ा है और कार्तिक माह में लगता है। इसकी खासियत है हिंदू मुस्लिम सद्भाव।
और ये जो लखनऊ महोत्सव के साथ यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी लिखा है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। सही पकड़ा, ये एक विशेष तथ्य है जो सीधा परीक्षा में आ सकता है। गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान से जुड़ा यूनेस्को टैग तो अवध में कला और सद्भाव का बेहतरीन संगम है। एकदम स्पष्ट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम पश्चिमी यूपी आ गए हैं। मैप पर क्या दिख रहा है? इसमें पश्चिमी यूपी के 3 शहरों सहारनपुर, मेरठ और हापुड़ को पॉइंटर से दिखाया गया है। तो मेरठ में कौन सा मेला है? मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। ये होली के बाद होता है और नवचंदी मंदिर तथा बाले मियाँ की मजार से जुड़ा है। और सहारनपुर? सहारनपुर में शाकुंभरी देवी का मेला लगता है। ये नवरात्रि के समय साल में 2 बार होता है। और हापुड़ में? हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है। मेरा एक सवाल है, मिनी हरिद्वार किसे कहते हैं? गढ़मुक्तेश्वर मेले को मिनी हरिद्वार कहते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। गढ़मुक्तेश्वर यानी मिनी हरिद्वार। तो पश्चिमी यूपी में मेरठ, हापुड़ और सहारनपुर की ये मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये पूर्वांचल क्षेत्र है, इसमें कौन से बॉक्स हैं? इसमें गोरखपुर, बलिया और अंबेडकर नगर के 3 बॉक्स हैं। कंटेंट में क्या जानकारी है? गोरखपुर में मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला लगता है, बलिया में ददरी मेला लगता है और अंबेडकर नगर आजमगढ़ सीमा पर गोविंद साहब मेला। ददरी मेले की मुख्य बात क्या है? स्लाइड के अनुसार ये एक पशु मेला है जो भृगु ऋषि से जुड़ा है। अच्छा, बलिया का ददरी एक पशु मेला है। तो मकर संक्रांति की खिचड़ी और ददरी का पशु मेला पूर्वांचल की पहचान है। ये भी क्लियर हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बुंदेलखंड का मैप है, इस पर क्या पॉइंट किया गया है? बुंदेलखंड के मैप पर 4 महोत्सव पॉइंट किए गए हैं। वो 4 महोत्सव कौन से हैं? पहला है झांसी महोत्सव, जिसे आयुर्वेद महोत्सव भी कहते हैं। दूसरा है मौरानीपुर का जल विहार मेला। और बाकी 2? महोबा का कजली महोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा पर कालिंजर दुर्ग में लगने वाला कालिंजर मेला। कजली महोत्सव का संबंध किससे है? स्लाइड में स्पष्ट है कि इसका संबंध महोबा से है और ये आला उदल की वीरता और कीरत सागर से जुड़ा है। आला उदल की वीरता, बहुत बढ़िया। तो बुंदेलखंड के मेले वीरता और प्राचीन किलों का इतिहास बताते हैं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये रोहेलखंड और मध्य क्षेत्र का मैप है, इसमें कौन से मेले हैं? इसमें फर्रुखाबाद, बहराइच और शाहजहांपुर के 4 मेले मैप पर दिखाए गए हैं। फर्रुखाबाद में कौन सा है? फर्रुखाबाद में कंपिल महोत्सव है और गंगा तट पर रामनगरिया मेला है, जिसे मिनी कुंभ कहते हैं। और बहराइच में? बहराइच में गाजी मसूद की दरगाह पर सैयद सालार मेला लगता है और शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला। मेरा डाउट कंपिल महोत्सव को लेकर है, ये किस धर्म से जुड़ा है? स्लाइड में साफ लिखा है कि ये जैन धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म से, याद रहेगा। तो रोहिलखंड में दरगाह से लेकर गंगा तट तक विविधता है, काफी डाइवर्सिटी है यहाँ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब क्या मार्क किया गया है? इस स्लाइड में अयोध्या, सीतापुर, चित्रकूट और कासगंज को मार्क किया गया है। ये रामायण और पौराणिक मेलों की स्लाइड है। अयोध्या में तो रामनवमी मेला होगा। हाँ, अयोध्या में रामनवमी या रामायण मेला है। चित्रकूट में भी रामायण मेला लगता है। सीतापुर में क्या है? सीतापुर के नैमिषारण्य में 84 कोस की परिक्रमा का मेला लगता है और कासगंज में सोरो मेला। सोरो मेला का पौराणिक महत्व क्या है? स्लाइड के मुताबिक ये वराह अवतार और पृथ्वी उद्धार से जुड़ा है। वराह अवतार से जुड़ा है, बहुत ही पौराणिक जानकारी है। तो ये सभी मेले सीधे हमारे पौराणिक आख्यानों से जुड़े हैं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। विजुअल्स थोड़े अलग लग रहे हैं इस बार। हाँ, इसमें मैप के साथ पेंट ब्रश और स्टेंसिल जैसे कुछ चित्र बने हैं और 4 लोक कलाएं दी गई हैं। कौन कौन सी लोक कलाएं हैं? पहली है चौक पूर्णा, जो फर्श की कला है और इसमें आटा और हल्दी का उपयोग होता है। दूसरी है गोदना, जो शरीर पर टैटू बनाने की जनजातीय कला है। और तीसरी है सांझी कला और चौथी है पूर्वांचल की सोन रखना, जो शिशु जन्म या विवाह के समय की जाती है। सांझी कला में किस चीज का इस्तेमाल होता है? स्लाइड बताती है कि ये मथुरा और ब्रज की कला है और इसमें कागज के स्टेंसिल का उपयोग होता है। कागज के स्टेंसिल, अच्छा। तो यूपी की लोक कलाएं रोजमर्रा के जीवन का सुंदर हिस्सा हैं। सही कहा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम पक्षी विहारों पर आ गए हैं। नीले और हरे पक्षियों के आइकन दिख रहे हैं। हाँ, इस स्लाइड में 3 प्रमुख पक्षी विहारों की जानकारी है। पहला कौन सा है? उन्नाव में नवाबगंज या आजाद पक्षी विहार है, जो 1984 में बना पहला पक्षी विहार है। फिर है लाख बहोशी, जो सबसे बड़ा है और इत्र नगरी में है। और तीसरा है एटा का पटना पक्षी विहार। सबसे छोटा पक्षी विहार कैसे याद रखें? स्लाइड में ट्रिक दी है, ईंट जैसा छोटा। ईंट यानी एटा, जहां पटना पक्षी विहार है। ईंट जैसा छोटा,
ये ट्रिक तो बड़ी आसान है। तो प्रथम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एकदम पक्के हो गए ये तीनों। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें भी पक्षी विहार है? हाँ, मैप में 4 और पक्षी विहार दिखाए गए हैं जिनमें याद करने की ट्रिक्स भी हैं। कौन कौन से? हरदोई में सांडी पक्षी विहार है, मैनपुरी में समान पक्षी विहार है, गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार है और अलीगढ़ में शेखा झील है जो प्रवासी पक्षियों के लिए है। सांडी और समान पक्षी विहार के लिए क्या ट्रिक दी गई है? स्लाइड के अनुसार सांडी के लिए ट्रिक है सांड बराबर हार्ड यानी हरदोई, और समान के लिए ट्रिक है मैं बराबर समान यानी मैनपुरी। सांड बराबर हार्ड हरदोई, ये भी अच्छी ट्रिक है। इन ट्रिक्स से परीक्षा में सही उत्तर खोजना आसान हो जाएगा। हाँ, ऑप्शंस देखते ही क्लिक कर जाएगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में क्या है? इसमें पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड के 4 पक्षी विहार और उनकी ट्रिक्स दी गई हैं। वो 4 कौन से हैं? संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार, रायबरेली में समसपुर, गोंडा में पार्वती अर्गा और महोबा में विजय सागर। रायबरेली के पक्षी विहार को कैसे याद रखें? स्लाइड में बेहतरीन ट्रिक है। समस्या में रायलो यानी समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। समस्या में रायलो। और बखीरा के लिए बखेड़ा नहीं करते, पार्वती अर्गा के लिए गोद में पार्वती और विजय सागर के लिए विजय का मोर। ये ट्रिक्स सीधे दिमाग में छप जाने वाली हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम बांध यानी डैम्स पर आ गए हैं। इसमें क्या फोकस है? इसमें ललितपुर और झांसी को फोकस करते हुए बेतवा नदी तंत्र के 4 बांध दिखाए गए हैं। कौन से 4 बांध? ललितपुर में बेतवा नदी पर माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई बांध है, वहीं राजघाट बांध भी है। झांसी में बेतवा नदी पर पारीक्षा बांध और सुकमा डुकमा बांध है। कौन सा बांध यूपी और एमपी का संयुक्त प्रोजेक्ट है? स्लाइड में राजघाट बांध को यूपी और एमपी का संयुक्त प्रोजेक्ट बताया गया है। राजघाट बांध यूपी प्लस एमपी। तो बेतवा नदी पर ललितपुर और झांसी के ये बांध भूगोल के मुख्य हिस्से हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस मैप में भी डैम्स के आइकन हैं। हाँ, इस मैप में 4 बांध डैम के आइकन के साथ दर्शाए गए हैं। ये पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के होंगे? बिल्कुल। रेहंद नदी पर रेहंद या गोविंद वल्लभ बांध है। अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध है। बाकी 2? चकिया में चंद्रप्रभा बांध है और मिर्जापुर में जिरगो बांध है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? स्लाइड के अनुसार रेहंद या गोविंद वल्लभ बांध पर स्थित झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और अर्जुन बांध की भी कोई ट्रिक है? हाँ, स्लाइड में ट्रिक है। अर्जुन बराबर हमीर यानी अमीर, तो ये हमीरपुर में। समझ गई। तो पूर्वांचल के इन बांधों में रेहंद का नाम सबसे ऊपर आता है। वो सबसे बड़ा जो है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स की स्लाइड है। हाँ, इसमें 4 वाटरफॉल्स की जानकारी दी गई है। कहाँ कहाँ है ये? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी हैं। चित्रकूट में शबरी जलप्रपात है। मिर्जापुर में पिकनिक स्पॉट के तौर पर बिडम और टांडा हैं और सोनभद्र में मुक्खा है। शबरी जलप्रपात का महत्व क्या है? स्लाइड में लिखा है कि ये चित्रकूट में है और राम वनवास से जुड़ा है। राम वनवास से जुड़ा है इसीलिए खास है। तो विंध्य क्षेत्र के ये जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बहुत सुंदर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अरे, इस स्लाइड में तो वीएस लिखकर 2 बॉक्स आमने सामने रखे गए हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण कंफ्यूजन पॉइंट्स हैं जो अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज करते हैं। क्या लिखा है बॉक्स में? पहला है कजली वर्सेस कजरी, दूसरा है बखीरा वर्सेस कबीर मिला। कजली और कजरी में क्या अंतर है? स्लाइड के मुताबिक कजली महोबा का है और आला उदल की वीरता से जुड़ा है, जबकि कजरी मिर्जापुर का वर्षा ऋतु का लोकगीत है। ये महत्वपूर्ण कंफ्यूजन पॉइंट्स वाली स्लाइड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। बिल्कुल, एग्जामिनर अक्सर कजली, कजरी और बखीरा कबीर मेला में फंसाने की कोशिश करते हैं। इसे अच्छे से रट लें। बखीरा और कबीर मेला का क्या है? बखीरा संत कबीर नगर का पक्षी विहार है, जबकि कबीर मेला मगर संत कबीर नगर का आयोजन है। तो परीक्षा में इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से बचना है। एकदम सही। चलो अब हमारी आखिरी स्लाइड देखते हैं। ये एक समरी स्लाइड लग रही है। हाँ, ये एक समरी स्लाइड है जिसमें पूरे यूपी के मैप पर 5 मुख्य पॉइंट्स का क्विक रिकैप है। क्या क्या है रिकैप में? सबसे बड़ा मेला कुंभ प्रयागराज में, पशु मेला है बटेश्वर आगरा में और ददरी बलिया में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है नौचंदी मेरठ में और सुलहकुल आगरा में। और देवताओं की होली? देवताओं की होली देव दीपावली को कहते हैं, जो वाराणसी में होती है। जनजातीय मेला कहाँ लगता है? स्लाइड के रिकैप में स्पष्ट है, देवीपाटन बलरामपुर में। ये क्विक रिकैप बॉक्स तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम हैक लग रहा है। बिल्कुल,
ये स्लाइड पूरी क्लास का निचोड़ है। इस एक स्लाइड में आपका आधा आर्ट एंड कल्चर रिवाइज हो गया। ये सच में बहुत हेल्पफुल है। तो हमने यूपी की कला, मेले और भौगोलिक तथ्य देखे, लेकिन एपिसोड का समापन करते हुए जरा सोचिए 2250 से ज्यादा मेलों को आयोजित करने के पीछे की अर्थव्यवस्था और रोजगार का मॉडल कितना विशाल होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये आपके लिए खुद से एक्सप्लोर करने का एक नया विषय है। इतने बड़े आयोजन बिना किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के सदियों से चल रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। आज के इस डीप डाइव में सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए, मजा आ गया। चलिए इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी श्रोताओं को भी इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। सोचिए, अगर किसी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र किसी शहर का मुख्य उत्पाद याद रखने के लिए बचपन में चमड़े की बेल्ट से पड़ी मार को याद कर रहे हों, तो ये कितना अजीब लगता है। बिल्कुल। मतलब क्या सच में मार खाने की याद से किसी राज्य का भूगोल और अर्थव्यवस्था सीखी जा सकती है? सुनने में अजीब है, लेकिन हाँ, है ना? तो आज हम बिल्कुल इसी तरह की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हमारी आज की इस गहरी पड़ताल का विषय है उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे ओडीओपी भी कहा जाता है। जी, ओडीओपी। और मजे की बात यह है कि हमारा मुख्य स्रोत कोई बोरिंग सा सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस या लेखपाल की तैयारी कराने वाले एक यूट्यूब चैनल का ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि बहुत ही कमाल का स्रोत है। एकदम। ये स्रोत हमें दिखाता है कि लाखों छात्र इन जिलों और उनके उत्पादों को याद रखने के लिए कैसे जुगाड़, मेरा मतलब है बेतुकी और मजाकिया ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच कहूं तो यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये ट्रिक्स सिर्फ रटने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम इन पर थोड़ा गहराई से विचार करें तो ये ट्रिक्स किसी क्षेत्र की संस्कृति, उसके भूगोल, वहां के इतिहास और शायद मनोविज्ञान को भी जोड़ती हैं। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके को एक साथ जोड़ देती हैं। मतलब ओडीओपी योजना का मूल उद्देश्य स्थानीय कलाओं और पारंपरिक उद्योगों को बचाना है, लेकिन उन उद्योगों को याद रखने का जो तरीका छात्रों ने निकाला है वो मनोविज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। तो चलो इसे समझते हैं, कैसे पढ़ाई की ये अजीबोगरीब ट्रिक्स असल में हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग को डिकोड करती हैं। और मैं सोच रही थी कि इस यात्रा की शुरुआत खाने पीने की चीजों से करना सबसे बेहतर रहेगा। हाँ, खाने से बेहतर क्या हो सकता है ना? क्योंकि जब बात याददाश्त की आती है तो स्वाद और खुशबू का असर दिमाग पर बहुत गहरा होता है। स्रोत में भी सबसे पहला जिक्र सिद्धार्थ नगर का है और इसका उत्पाद है काला नमक चावल। ओह, ये कोई साधारण चावल नहीं है। इसे भगवान बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है। अच्छा, महाप्रसाद? जी। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज और बहुत ही अलग तरह की सुगंध है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक तरह का भौगोलिक कॉपीराइट होता है। इसका मतलब है कि ये खास चावल अपनी असली खुशबू और स्वाद के साथ सिर्फ इसी इलाके की मिट्टी और आबोहवा में उगेगा। मतलब कोई और राज्य या जिला इसकी नकल नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। और इसे याद रखने के लिए छात्रों ने क्या जुगाड़ निकाला है वो देखिए। वो इसे ऐसे याद रखते हैं कि सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध के बचपन का नाम बहुत सादा भोजन करते थे, जैसे सिर्फ काला नमक और चावल। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, एक बहुत ही शांत करने वाली छवि है। ये ट्रिक सिर्फ नाम याद नहीं कराती, बल्कि उस उत्पाद की सांस्कृतिक गहराई, उसकी ऐतिहासिक सादगी और सिद्धार्थ नगर की पहचान को भी समेट लेती है। सही कहा। और इसी के ठीक विपरीत अगर हम प्रतापगढ़ जिले की बात करें, जिसका उत्पाद आंवला है, तो वहां ट्रिक बहुत तार्किक और थोड़ी आक्रामक है। आक्रामक? वो कैसे? मतलब ट्रिक ये है कि महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे और ताकत के लिए विटामिन सी चाहिए होता है, जो आंवले में कूट कूट कर भरा है। अरे वाह! यहां दिमाग ने क्या किया, एक स्थापित ऐतिहासिक तथ्य यानी महाराणा प्रताप के शौर्य को विज्ञान के एक तथ्य यानी विटामिन सी के साथ जोड़ दिया। ये तो बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन यहाँ मुझे सबसे ज्यादा हैरानी गोंडा और बलरामपुर के उदाहरण ने की। इन दोनों ही जिलों का उत्पाद बिल्कुल एक ही है, दाल। दाल। लेकिन इन दोनों को याद रखने की जो ट्रिक्स हैं वे जमीन आसमान जितनी अलग है।
गोंडा जिले के लिए एक बहुत ही नाटकीय और फिल्मी ट्रिक बनाई गई है। ट्रिक है कि गुंडे धमकी देते हैं, तेरी दाल रोटी नहीं चलने दूंगा। गुंडे और गोंडा। हाँ, और दूसरी तरफ बलरामपुर के लिए ट्रिक है कि बलराम में बहुत बल है, इसलिए वो ताकत के लिए दाल पीते हैं। मतलब एक ही चीज है, पर तरीके एकदम अलग। यहाँ मनोविज्ञान बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। हमारा दिमाग एक ही जानकारी यानी दाल को अलग अलग नजरिए से इनकोड कर रहा है। वो कैसे? गोंडा के मामले में ये डर या एक नकारात्मक छवि के जरिए याद रखा जा रहा है, और बलरामपुर के मामले में ताकत या एक सकारात्मक छवि के जरिए। डर और ताकत ये दोनों ही इंसानी विकास में बहुत प्राथमिक भावनाएं हैं। मतलब प्रिमिटिव इमोशंस है। बिल्कुल, इसलिए दिमाग इन्हें बहुत जल्दी पकड़ता है। और फिर आता है कौशाम्बी, जिसका उत्पाद है केला। इसकी ट्रिक सुन के तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। क्या है ट्रिक? ट्रिक है कोसा, क्योंकि मैंने उसका केला खा लिया। अच्छा। मतलब एक तरफ सिद्धार्थनगर की इतनी गहरी सांस्कृतिक कहानी और दूसरी तरफ कौशाम्बी की एकदम बचकानी ट्रिक। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या बात? कोशा से मुझे केला तो याद आ गया, पर कौशाम्बी की केले की खासियत क्या है ये तो मैं नहीं जान पाई। मतलब क्या ये ट्रिक्स असल में कोई ज्ञान दे रही हैं, या हम सिर्फ रोबोट की तरह एक परीक्षा पास करने का रट्टा मार रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ज्ञान और रटने के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है, लेकिन यहाँ हमें ये समझना होगा कि ये ट्रिक्स दिमाग में एक एंट्री पॉइंट या दरवाजा बनाने का काम करती हैं। अच्छा, एंट्री पॉइंट। हाँ, मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे वॉन रिस्टॉफ इफेक्ट या आइसोलेशन इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग रोजमर्रा के लाखों सामान्य बातों को एक फिल्टर लगाकर हटा देता है, इग्नोर कर देता है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई चीज बाकी सबसे अलग, बहुत ही अजीब या बचकानी होती है, तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। कौशाम्बी की ट्रिक में जो बेतुकापन है, वो दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बना देता है। तो एक बार वो दरवाजा खुल गया और तथ्य याद हो गया, तो बाद में उसकी खासियत याद रखना आसान हो जाता है। एकदम सही। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब स्वाद और याददाश्त का ये मनोविज्ञान हमें बता रहा है कि कहानी कैसे भी हो, बस वो दिमाग को चौंकाने वाली होनी चाहिए। बिल्कुल। खैर, अब अगर हम दिमाग के स्वाद वाले हिस्से से आगे बढ़कर दृश्य और स्पर्श यानी देखी और छुई जाने वाली चीजों की तरफ बढ़ें, तो चर्चा पहनावे और कपड़ों की तरफ मुड़ती है। उत्तर प्रदेश के धागों में पूरा का पूरा इतिहास बुना हुआ है। और यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे कुछ उत्पाद अपनी ऐतिहासिक विरासत के कारण इतने मशहूर हैं कि वो खुद एक ब्रांड है। जबकि कुछ एकदम नीरस और सामान्य उत्पादों को याद रखने के लिए दिमाग को कहानी और ब्रांडिंग का सहारा लेना पड़ता है। जैसे नवाबों का शहर लखनऊ का ही उदाहरण लें, वहां का उत्पाद है चिकनकारी। इसकी ट्रिक भी एकदम नवाबी है। जिसका लक अच्छा है वो चिकनकारी पहनेगा। ये कला कोई आज की नहीं है, ये मूल रूप से फारस से आई और मुगलों के समय में फली फूली। वाह, मैंने स्रोत में पढ़ा कि इसके कारीगर घंटों तक एक ही कपड़े पर अपनी आंखें गड़ाए सुई धागे से जादू करते रहते हैं। ये बहुत ही मेहनत का काम है। ये उनकी मेहनत और उस कला की बारीकी को दर्शाता है। और वहीं दूसरी तरफ वाराणसी है। अरे, बनारसी साड़ी। जी, जिसकी बनारसी रेशम साड़ी इतनी विश्व प्रसिद्ध है कि स्रोत के अनुसार छात्रों को इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है। वो अपने आप में एक स्थापित पहचान है। दिमाग को उसे याद रखने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। लेकिन असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब उत्पादों के नाम बहुत ही नीरस, किताबी और आम होते हैं। जैसे हथकरघा या वस्त्रोत्पाद। इनको याद रखना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें कोई चमक नहीं है। जैसे हरदोई का उत्पाद है हथकरघा, तो इसकी ट्रिक बनाई गई है, हर कोई हाथ का बना कपड़ा पहनना चाहता है। बिल्कुल, हर कोई से हरदोई। हाँ, और इटावा और बाराबंकी का उदाहरण तो इसका सबसे सटीक विश्लेषण है। इन दोनों जिलों का उत्पाद वस्त्र उत्पाद या टेक्सटाइल है। ये इतना बोरिंग शब्द है कि कोई भी इसे भूल जाए। एकदम। और इसीलिए इटावा के लिए ट्रिक बनाई गई कि ईंट से घर बनता है, पर तन ढकने के लिए तो वस्त्र ही चाहिए। ईंट और इटावा। हाँ, और बाराबंकी की ट्रिक है कि बहुत सारे वस्त्र खरीद लिए, इसलिए दुकानदार के पैसे बड़ा बाकी रह गए, मतलब बाराबंकी रह गए। अगर हम इसे आधुनिक दुनिया से जोड़ें, तो हमारा दिमाग एक बहुत ही भरे हुए ईमेल इनबॉक्स की तरह काम करता है। अच्छा, वो कैसे? वस्त्र उत्पाद जैसा नीरस शब्द एक स्पैम ईमेल की तरह है, जिसे दिमाग देखते ही बिना खुले डिलीट कर देता है। बिल्कुल। लेकिन ईंट से घर बनता है पर वस्त्र जरूरी है,
ये एक ऐसा ईमेल है जिसका सब्जेक्ट लाइन लाल रंग में चमक रहा है। ओहो। विज्ञापन एजेंसियां भी तो यही करती हैं। वो एक साधारण सी वस्तु जैसे नहाने के साबुन को एक कहानी के जरिए खास बना देती हैं। ये ट्रिक्स उस अमूर्त और नीरस शब्द में कहानी डालकर उसे दिमाग के इनबॉक्स में वीआईपी का दर्जा दिला देती हैं। ये तो बहुत ही शानदार उपमा दी आपने। और यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम कपड़ों की बुनाई से आगे बढ़कर उन शिल्पों की ओर मुड़ते हैं जिनमें सामग्री की गहरी समझ, विज्ञान और सदियों पुरानी तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, तो चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। जैसे अमरोहा का वाद्ययंत्र। हाँ, खासकर वहां की ढोलक। अमरोहा की ट्रिक बहुत ही काव्यात्मक है। ऐसी ढोलक बजाई की कलाकार अमर हो गया। अमर से अमरोहा। जी, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान और तकनीक है वो बहुत गहरी है। वो कैसे? अमरोहा में ये ढोलकें आम, शीशम और सागौन की लकड़ी के खोखले टुकड़ों से बनती हैं। हर लकड़ी के घनत्व के हिसाब से उसकी अपनी एक अलग गूंज होती है। बाप रे, मतलब ये सिर्फ कुछ लकड़ियों को जोड़ने या ठोकने पीटने का काम नहीं है, ये ध्वनि और प्रकृति के बीच का एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल। और कासकंज की जरी जरदोजी का काम देखिए। ट्रिक है, इसे कस के पकड़ो वरना जरी खराब हो जाएगी। ये ट्रिक पूरी तरह से काम की व्यावहारिकता और कारीगरों की चेतावनी से जुड़ी है। मतलब? जरी जरदोजी का काम इतना नाजुक होता है कि सुई के जरा से गलत दबाव या लापरवाही से पूरा रेशमी कपड़ा खराब हो सकता है। ये ट्रिक उस नजाकत को एक चेतावनी के रूप में सहेज कर रखती है। ओह, और फिर आता है इत्र की राजधानी कन्नौज। इसकी ट्रिक तो बहुत ही सरल और अंग्रेजी के शब्दों पर आधारित है, कान और नोज। नोज यानी नाक। हाँ, जिससे कन्नौज बनता है और इत्र की खुशबू सीधे नोज से जुड़ी है। लेकिन इसकी निर्माण प्रक्रिया सुन के मैं सच में हैरान रह गई। इत्र आज भी सदियों पुरानी देग भपका पद्धति से बनाया जाता है। जी हाँ, ये कोई आधुनिक फैक्ट्री का काम नहीं है। इस प्रक्रिया में तांबे के बड़े बड़े बर्तनों में, जिन्हें देग कहते हैं, पानी के साथ ताजे फूलों की पंखुड़ियों को घंटों तक धीमी आंच पर उबाला जाता है। बाप रे, घंटों तक? जी, और फिर उसकी भाप को एक बांस के पाइप के जरिए एक दूसरे बर्तन यानी भपका में इकट्ठा किया जाता है, जो पानी के कुंड में रखा होता है। ये वाष्पीकरण की एक बेहद धीमी और जटिल प्रक्रिया है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मूवमेंट था। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि एक तरफ आधुनिक फैक्ट्रियां हैं जहां सिंथेटिक परफ्यूम मिनटों में हजारों लीटर बन जाते हैं, और दूसरी तरफ 16वीं सदी की ये बेहद जटिल और धीमी मुगल तकनीक है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, आज के 21वीं सदी के छात्र जो YouTube मीम्स और शॉर्ट्स की दुनिया में जीते हैं, वे इस प्राचीन तकनीक को कान और नोज जैसे मजाकिया अंग्रेजी शब्दों के लॉजिक से रट रहे हैं। समय का कैसा अजीब टकराव है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे वो अमरोहा में सही लकड़ी की पहचान हो या कन्नौज की ये धीमी वाष्पीकरण प्रक्रिया, ये सिर्फ एक वस्तु का निर्माण नहीं है जी, ये पीढ़ियों से एक हाथ से दूसरे हाथ में गया ज्ञान है। मशीनें मात्रा दे सकती हैं, लेकिन जो बात एक कारीगर के स्पर्श और समय के निवेश में है, वो अद्वितीय है। और शायद यही कारण है कि कुछ शहर खुद में एक मुकम्मल ब्रांड बन गए हैं। स्रोत उन शहरों की भी बात करता है जिनकी पहचान ही उनका उत्पाद बन चुका है। जैसे अलीगढ़ का ताला। हाँ, अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल और फिर फिरोजाबाद की चूड़ियां, जिसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। मुरादाबाद के लिए एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी छाप छोड़ने वाली ट्रिक स्रोत में बताई गई है। क्या है वो? मुरादाबाद को मुर्दा से जोड़कर कहा गया है कि पारंपरिक मान्यता है कि अगर पीतल के बर्तन में खाना नहीं खाओगे तो मुर्दा हो जाओगे। बाप रे, ये तो बहुत एक्सट्रीम है। लेकिन ये स्वास्थ्य संबंधी पारंपरिक मान्यता पर आधारित है। अब कुछ ऐसी ट्रिक्स भी हैं जो पूरी तरह से अमूर्त भावनाओं और नाटकीय छवियों पर टिकी हैं। जैसे महोबा का गौरा पत्थर, जो एक बहुत मुलायम पत्थर होता है जिस पर नक्काशी की जाती है। इसकी ट्रिक है कि मोहब्बत में इंसान का दिल पत्थर का हो जाता है। वाह, ये एक अमूर्त भावना यानी मोहब्बत और दिल टूटने को एक ठोस वस्तु यानी पत्थर से जोड़ने का एक बहुत ही काव्यात्मक तरीका है ना? और गाजीपुर के जूट वॉल हैंगिंग को याद रखने की ट्रिक देखिए। गाजी यानी एक जज ने जूट की रस्सी से मुजरिम को लटकाने या फांसी देने का फैसला सुनाया। काफी डार्क है। हाँ। हमीरपुर के जूतों के लिए ट्रिक है कि हम अमीर हैं इसलिए सिर्फ ब्रांडेड जूते पहनते हैं। संभल के सींग और अस्थि उत्पाद के लिए चेतावनी वाली ट्रिक है कि संभल कर चलो वरना सांड सिंग मार देगा। और पीलीभीत की बांसुरी के लिए स्रोत कहता है कि ये रंग, वस्तु और पौराणिक कथा
यानी भगवान कृष्ण का एक अद्भुत संगम है। ये सभी ट्रिक्स दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बना देती हैं जो सीधे दिमाग में छप जाती हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी उस हिस्से में आई जहां भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। आप आगरा और कानपुर के चमड़ा उद्योग की बात कर रही हैं। बिल्कुल। ये भ्रम होना बहुत स्वाभाविक है। जब हम औद्योगिक समूहों की बात करते हैं तो आगरा और कानपुर दोनों ही उत्तर भारत में चमड़ा उद्योग के ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े केंद्र रहे हैं। जहां कच्चा माल, कारीगर और बाजार एक साथ होते हैं, वहां बाहरी व्यक्ति के लिए उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्रोत ने जो ट्रिक्स बताई हैं वो बहुत ही डार्क और नाटकीय है। जी। आगरा के लिए ट्रिक है कि चमड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। आग से आगरा। हाँ, और कानपुर के लिए, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, कान पकड़कर चमड़े की बेल्ट से मारा। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि गाजीपुर में फांसी की सजा और कानपुर में बेल्ट से मार, ये बहुत ही व्यक्तिगत और दर्दनाक छवियां हैं। मेरा सवाल ये है कि दो चमड़ा उत्पादक शहरों के बीच के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इतनी डार्क छवियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब कॉग्निटिव साइंस यानी संज्ञानात्मक विज्ञान में छुपा है। अच्छा। हमारा दिमाग समान दिखने वाले डेटा को आसानी से मिला देता है। अच्छा। ऐसे में दिमाग को दो अलग अलग स्पष्ट फोल्डर बनाने की जरूरत होती है। मनोविज्ञान के अनुसार दर्दनाक या अत्यधिक नाटकीय छवियों का रिटेंशन यानी उन्हें याद रखने की क्षमता सबसे मजबूत होती है। समझ रही हूँ। फैक्ट्री में आग एक बड़ी विनाशकारी छवि है और बेल्ट से मार एक बहुत ही व्यक्तिगत शारीरिक दर्द से जुड़ी याद है। ये दोनों छवियां इतनी मजबूत और एक दूसरे से इतनी अलग हैं कि दिमाग का स्पेशल मेमोरी मैप आगरा और कानपुर को कभी एक साथ नहीं मिलाएगा। ये तो सच में दिमाग खराब कर देने वाला विश्लेषण है। वैसे स्रोत ये भी बहुत स्पष्ट करता है कि ओडिओपी योजना के तहत आगरा सिर्फ चमड़े के लिए ही नहीं बल्कि पत्थर और संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए भी जाना जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विवरण है जो ये साबित करता है कि एक शहर की पहचान कभी भी एक आयामी नहीं होती, उसमें कई परतें होती हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है, ये ओडिओपी योजना और इसके उत्पादों की सूची सिर्फ एक बोरिंग प्रशासनिक या सरकारी लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उत्तर प्रदेश की आत्मा, उसकी तहजीब और उसके स्थानीय व्यापार का एक जीता जागता नक्शा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि छात्रों द्वारा बनाई गई इन ट्रिक्स ने हमें ये सिखाया कि इंसानी दिमाग सूखी और रूखी जानकारी को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करता। सही बात है। वो कहानियों, मजबूत भावनाओं, दर्द, हंसी और यहां तक कि एकदम बेतुकेपन को भी आसानी से अपना लेता है, बशर्ते वो जानकारी किसी अनुभव या ऐसी तस्वीर से जुड़ी हो जो सीधे दिमाग में छप जाए। बिल्कुल। और इसी सुनने वालों को भी अब ये सोचना चाहिए कि उनके अपने आसपास के शहर या जिले की पहचान क्या है, और अगर उस पहचान को हमेशा के लिए याद रखने के लिए उन्हें कोई ऐसी ही अजीबोगरीब ट्रिक बनानी हो तो वो क्या होगी? ये अपने खुद के इतिहास और भूगोल से जुड़ने का एक शानदार तरीका हो सकता है, बिना किसी शक के। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे पढ़ाई और सिलेबस को हम एक नीरस और बोझिल काम की तरह देखते हैं। जी। लेकिन आज के इस पड़ताल ने साबित कर दिया कि हमारा दिमाग इतिहास और विज्ञान को अजीबोगरीब कहानियों, भावनाओं और बेतुकी उपमाओं के जरिए सबसे अच्छे से याद रखता है। तो सवाल ये है, अगर हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वो कहानियों से सीखता है, तो क्या हमारी शिक्षा प्रणाली, जो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को रटने और हर वक्त गंभीर बने रहने पर जोर देती है, पूरी तरह से गलत तरीके से काम कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमें अपनी किताबों को सूखी जानकारी की बजाय ऐसी ही मजेदार, बेतुकी और चौंकाने वाली कहानियों से नहीं भर देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।